नमस्कार, मैं प्रोफेसर संजय सोनकर, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर एक बार फिर से आपके समक्ष मुखातिब हो रहा हूँ। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त चुनौती प्रस्तुत करने वाली महान भारतीय वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के मौके पर उनके झांसी से निकलकर ग्वालियर पहुँचने का जो गंतव्य और मंतव्य था उस पर चर्चा करने के लिए। काशी में पैदा हुई और पेशवा नाना साहब, राव साहब और तात्या टोपे के साथ खेली पली बड़ी लक्ष्मीबाई का विवाह कम आयु में ही झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। 21 नवंबर 1853 ईस्वी को झांसी के शासक गंगाधर राव के निसंतान मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात उनकी धर्मपत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के माध्यम से कंपनी सरकार के द्वारा झांसी का राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया और रानी को मात्र 5,000 रुपये की पेंशन निर्धारित की गई, जो कि बाद में बंद भी कर दी गई। जब अंग्रेजों ने तरह तरह से रानी लक्ष्मीबाई को परेशान तथा अपमानित करना शुरू कर दिया, तब यह तय था कि रानी के कोमल हृदय में अंग्रेजों के प्रति वैमनस्य पैदा हो जाता और वह अंग्रेजों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करने के लिए अपने मन को विद्रोही बना लेती। रानी झांसी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की पताका झांसी में फहराई थी, किंतु उनके विद्रोह का अंत एक अन्य मराठा राज्य ग्वालियर में हुआ था। प्रश्न यह उठता है कि रानी झांसी क्यों और कैसे ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर 1800 ईस्वी के आसपास पेशवा के 4 बड़े सरदारों में से एक महाजी सिंधिया के वंशजों के आधिपत्य में था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान ग्वालियर पर जयाजी राव सिंधिया का शासन था। ग्वालियर राज्य की दक्षिण पूर्वी सीमाएं झांसी राज्य के साथ मिलती थीं और यहाँ दोनों ही राज्यों में मराठों का शासन था, यानी झांसी में भी और ग्वालियर में भी मराठे शासन कर रहे थे। इसके बावजूद दोनों राज्यों के परस्पर संबंध सौहार्दपूर्ण तथा मित्रवत नहीं थे। इस वैमनस्यता का मुख्य कारण सिंधिया राजघराने द्वारा झांसी और उसके आसपास के मराठा क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करना था। वैमनस्यता होने के बावजूद भी 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत में रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर रवाना हुई थी। ग्वालियर जाने के लिए रानी झांसी का गंतव्य यानी मार्ग कौन सा था और उन्होंने ग्वालियर पहुंचने के लिए किस तरह के लक्ष्य को निर्धारित किया था। उस समय झांसी से ग्वालियर पहुंचने के 3 महत्वपूर्ण मार्ग थे। एक तो करेरा होकर ग्वालियर पहुंचना, दूसरा दतिया डबरा के माध्यम से ग्वालियर पहुंचना और तीसरा भांडेर सेवड़ा के माध्यम से ग्वालियर तक पहुंच मार्ग। क्या झांसी की रानी ग्वालियर के प्राचीन एवं मजबूत दुर्ग पर अधिकार करना चाहती थी? यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या झांसी की रानी ग्वालियर का आधिपत्य स्थापित कर अपने साथी नाना साहब और राव साहब को पेशवाई प्रदान करना चाहती थी? क्या झांसी की रानी एवं तात्या टोपे मुरार में स्थित सैनिक छावनियों के सैनिकों की पलटनों को अपने खेमे में मिलाना चाहते थे? ये सारे के सारे यक्ष प्रश्न आज की चर्चा के मूल विषय है। झांसी के विद्रोह की अग्नि 1 जून 1857 ईस्वी को प्रज्वलित हो गई थी तथा रानी लक्ष्मीबाई ने इसी तरह झांसी के प्रतिष्ठित नागरिकों के विनम्र आग्रह पर राज्य की बागडोर पुनः अपने हाथ में ले ली थी। 12 मार्च 1858 ईस्वी को
अंग्रेजों ने सेंट्रल इंडिया फोर्स के कमांडर सर ह्यूरोज के नेतृत्व में झांसी का घेराव किया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों तथा सेवकों सहित अपने किले में उपस्थित थी। अचानक ब्रिटिश सेनाओं के आधमंग धमकने से रानी को नाना साहब और तात्या टोपे की सैन्य सहायता प्राप्त न हो सकी। फलस्वरूप उन्हें 4 अप्रैल 1858 ईस्वी को झांसी का किला छोड़ना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव को दुपट्टे से अपनी पीठ पर बांधकर अपने पिता मोरोपंत के साथ दीवान जवाहर सिंह, रघुनाथ सिंह, गुल मोहम्मद, कान्हा मुंदर तथा अन्य 200 पठान सैनिकों को साथ लेकर झांसी के भांडेरी दरवाजे से बाहर निकलकर अंग्रेजी सेनाओं को चीरते हुए 5 अप्रैल 1858 ईस्वी को दतिया राज्य पहुंचे। उसी रात वे गढ़मऊ और माधवगढ़ होते हुए कालपी पहुंच गए, जहां नाना साहब के भतीजे राव साहब से उनकी भेंट हुई। यहाँ तात्या टोपे भी उपस्थित हुए, जो कि बरुआ सागर में अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध में परास्त हुए थे। इन तीनों ने कोंच के युद्ध में सर ह्यूरोज की सेनाओं को चुनौती प्रस्तुत की और उनसे मोर्चा लिया, किंतु असफल रहने पर वे पुनः कालपी की ओर चले गए। अंग्रेजों ने शीघ्र ही कालपी पर आक्रमण किया तथा 24 मई 1858 ईस्वी को कालपी के किले पर अंग्रेजों ने अपनी विजय पताका फहरा दी। यही वह समय था जब रानी लक्ष्मीबाई तथा उनके साथियों राव साहब, तात्या टोपे, नवाब अली बहादुर के मन में किसी सुरक्षित स्थान पर निकल जाने का विचार मन में आया। 22 मई 1858 ईस्वी को हुई आपात बैठक में रानी झांसी ने पलायन न करते हुए करेरा एवं उसके आसपास के क्षेत्र में रहकर विद्रोह जारी रखने का निश्चय व्यक्त किया, किंतु राव साहब और तात्या टोपे इस विचार से सहमत नहीं हुए। तात्या टोपे का विचार था कि स्थानीय बुंदेला राज्य मराठों को पसंद नहीं करते हैं, अतः बुंदेलखंड में किसी भी प्रकार की सहायता, सुविधा अथवा सुरक्षा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इनकी आशंका को यह उदाहरण पुष्ट कर रहा था कि जब रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत दतिया पहुंचे थे, तब दतिया राज के एक प्रमुख कर्मचारी बलदेव मोदी ने आश्रय दिए जाने के बावजूद उन्हें अंग्रेजी सेना को सुपुर्द कर दिया था। अंततः तीनों लोगों में यह सहमति बन गई कि बुंदेलखंड में सत्ता की पुनः स्थापना का मोह त्याग कर येन केन प्रकारण महाराष्ट्र प्रांत की ओर निकला जाए। जब ये कालपी से गोपालपुर पहुंचे तब इन्होंने 28 मई 1858 ईस्वी को ग्वालियर के शासक जयाजी राव सिंधिया को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि हम लोग मित्र भाव से आपकी ओर आ रहे हैं। आप हमारे और अपने पूर्वजों के पूर्व संबंधों को याद कीजिए। हमें आपकी सहायता की आशा है ताकि हम दक्षिण की ओर बढ़ सकें। कालपी से वापसी के समय भांडेर एवं सेवड़ा के रास्ते ग्वालियर पहुंचने का निर्णय लिया गया, क्योंकि यह एक छोटा रास्ता था और दतिया वाला जो मार्ग था वहां बुंदेला शासकों का आधिपत्य था। एकाएक रानी लक्ष्मीबाई द्वारा सहायता का आग्रह ग्वालियर नरेश को विचलित कर गया, क्योंकि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में उनके द्वारा रानी को प्रत्युत्तर दिया जाना उचित नहीं था। जयाजी राव की चुप्पी के बावजूद ये लोग अपने सैन्य बल सहित दतिया राज्य की सेवड़ा तहसील में एक रात्रि विश्राम करते हुए सिंध नदी को पार कर ग्वालियर की सीमा पर पहुंच गए। जब जिवाजी राव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने मुराह के समीप स्थित बहादुरपुर गांव में विद्रोहियों को रोकने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर वे अपने प्रधानमंत्री दिनकर राव राजवाड़े के परामर्श पर आगरा चले गए। विद्रोहियों ने ग्वालियर राज्य के प्रधानमंत्री दिनकर राव राजवाड़े के क्षणिक विरोध पर विजय प्राप्त की तथा ग्वालियर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। ग्वालियर पर कब्जा करते ही अब विद्रोहियों ने नाना साहब को पेशवा पद प्रदान किया तथा उन्हें श्रीमंत की उपाधि प्रदान की। राव साहब ने पेशवा के प्रतिनिधि गवर्नर के रूप में आचरण करना प्रारंभ किया और ग्वालियर के महल और टकसाल पर अधिकार कर लिया तथा प्रतिदिन मुक्त द्वार भोजन प्रारंभ किया। ग्वालियर पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई ऐसे तिराहे पर खड़ी थी
जहां से निकल पाना उनके लिए असंभव एवं दुष्कर था। बुंदेलों से उन्हें सहायता की आशा नहीं थी। अंग्रेज उनका द्रुतगति से पीछा कर रहे थे तथा अपने प्रतिद्वंदी सिंधिया राज्य में वे अंग्रेजों का विरोध करने की चेष्टा कर रही थी। इन सभी परिस्थितियों में रानी ने अपने साथियों से अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। सर ह्यूरोज ने विद्रोहियों का पीछा करते हुए 16 जून 1858 ईस्वी को बहादुरपुर में अपनी छावनी डाल दी और उसी दिन मुरार छावनी पर अधिकार कर लिया। अब विद्रोही नेताओं की आंखें खुली और वे एक एक करके ग्वालियर से निकल भागने की कोशिशों में लग गए। 17 जून को सुबह तात्या टोपे अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर नरवर की ओर चले गए। स्वयं रानी लक्ष्मीबाई ने भी 17 जून को ही ग्वालियर से निकलने के लिए अंतिम प्रयास किया और फूलबाग के समीप कोटा की सराय युद्ध में मर्दाने वेश में अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से लड़ते हुए उसी दिन अपनी पूर्ण आहुति दी। रानी की शहादत के साथ ही विद्रोही तितर-बितर हो गए। ग्वालियर में विद्रोहियों के आगमन का मंतव्य अथवा उद्देश्य योजनाबद्ध नहीं था। तात्या टोपे संभवतः सैनिक दृष्टि से ग्वालियर की सैन्य छावनी पर अधिकार करना चाहते हों और ग्वालियर की कुछ पलटनें उनके साथ थीं भी। राव साहब का भी अपना मंतव्य तात्कालिक रूप से स्पष्ट होता है कि अगर ग्वालियर पर उनका अधिकार हो जाता है तो उन्हें पेशवा की गद्दी मिल जाएगी। हालांकि उनका वजूद पेशवा के रूप में जल्द ही समाप्त हो गया और उन्हें ग्वालियर छोड़ना पड़ा। नवाब अली बहादुर भी रानी झांसी की सहायता न कर पाने और झांसी रानी की शहादत के बाद ग्वालियर से चले गए। यहाँ यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रानी झांसी का ग्वालियर पर अधिकार करने का उद्देश्य कदापि नहीं था और न ही उन्होंने इस प्रकार की कोई योजना ही बनाई थी। वस्तुतः तत्कालीन परिस्थितियों में उनके द्वारा ग्वालियर पर कुछ समय के लिए अधिकार किया गया। वे विपरीत परिस्थितियों में केवल इतना चाहती थीं कि ग्वालियर के सिंधिया शासक उन्हें सुरक्षित दक्षिण की ओर निकल जाने में उनकी मदद करें। महारानी लक्ष्मीबाई का युद्ध भूमि में बलिदान होने पर उनकी अंतिम इच्छा के रूप में उनकी देह कहीं अंग्रेजों के हाथों में न पड़ जाए, फूलबाग के पास स्थित गंगादास की शाला की एक कोठरी में घास फूस इकट्ठा कर वहां के संतों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सर ह्यूरो स्वयं इस घटना के चश्मदीद थे और उन्होंने अपने संस्मरणों में रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की बड़ी प्रशंसा की है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि इसी गंगादास की शाला परिसर में स्थापित की गई और ग्वालियर में यह समाधि स्थल 1857 ईस्वी की महान क्रांति की महान वीरांगना के नाम से एक तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जहां प्रतिवर्ष इनकी शहादत के दिन 17 जून को बलिदान मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें अंचल के हजारों लोग रानी को याद करने और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं। B.R. तांबे द्वारा मराठी भाषा में लिखी गई रानी लक्ष्मीबाई की महिमा प्रकट करती इस कविता के कुछ अंशों के हिंदी अनुवाद को यहाँ प्रस्तुत कर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। ए हिंदू बांधव जरा ठहर इस स्थान पर, हे हिंदू बांधव जरा ठहर इस स्थान पर, बहा ले दो आंसू यहाँ, जिस शक्ति की यहाँ लो जल रही है वह मर्दानी झांसी वाली है। घोड़े की पीठ पर सवार, हाथ में नंगी तलवार, खन खन करती वार, गोरों का काटती सर, एक वीरांगना यहाँ आई है। महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने, महिला होते हुए उन्हें जबरदस्त चुनौती प्रस्तुत करने तथा युद्ध क्षेत्र में अपना बलिदान देने पर हम सभी उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।